Wishing Happy World Homeopathy Day to you all, true practitioner of this healing art, well-wishers of homeopathy and patients being benefited by this miraculous system of medicine। तो निश्चित रूप से हम सब डॉक्टर हनुमान साहब के कृतज्ञ हैं जो उन्होंने ऐसी मिराकुलस साइंस दिया उन्होंने, तो उनके जन्म पर हम उन्हें याद करते हैं और हमें उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हनुमान साहब ने लाख संघर्षों के बाद अपने आप को प्रूफ कर दिया। तो हमें अपने आप को प्रूफ करना है और उसके लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें होम्योपैथी के जितने भी ज्ञान हैं कोशिश करना है कि हम अधिक से अधिक उसको सीख पाएँ। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर कहावत है, हमें सबसे पहले योग्य बनना है और तब हम जो चाहेंगे वह सभी चीज़ें प्राप्त होगा। आज होम्योपैथी से जीवन के उस एनर्जी का एहसास मैं कर पाता हूँ जो अनलिमिटेड है। इस अनलिमिटेड एनर्जी को, इस विश्वव्याप्त एनर्जी को हम एहसास कर पाते हैं। और होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो नेचर्स लॉ पर आधारित है। इस नेचर्स लॉ को अगर हम समझ जाते हैं और होम्योपैथी समझना बहुत आसान हो जाता है। हमें होम्योपैथी समझने का मतलब है प्रकृति को समझना। तो नेचर्स के हर नियम को यदि हम समझ जाते हैं वही होम्योपैथी है। जब रोगी हमारे पास आता है, अगर आप हर तरह से ध्यान हटा करके सिर्फ रोगी को सुनना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत के 2-4 लाइन में ही आप रोगी को समझ सकते हैं कि रोगी कहना क्या चाहता है। हम हर केस में यह समझने की कोशिश करते हैं कि रोगी आया किस लिए है, रोगी में डिस्कम्फर्ट क्या है, अल्टरेशन क्या है और रोगी कहना क्या चाहता है। और जो रोगी कहना चाहता है वही उसका केंद्र होता है। डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब ने हम लोगों को सिखाया है कि यदि रोगी को पूर्ण रूप से ठीक करना है, केंद्र से परिधि का मतलब हुआ केंद्र जो कि माइंड है और माइंड ही बीमार होता है। अगर हमने माइंड को समझ लिया तो पेरीफेरी मतलब पार्टिकुलर सिम्टम्स वह अपने आप चले जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का केस। 19 वर्षीय पुरुष रोगी अपने भाई के साथ इलाज के लिए आया। रोगी ने कहा पेट गड़बड़ रहता है, तीखा खा लिया या फिर अंडा खा लिया तो ही ऐसा होता है। महीने में 2 बार, अक्सर 10 या 15 दिन पर हो ही जाता है। मैंने पूछा तकलीफ़ क्या होती है? रोगी, पेट साफ नहीं होता है, थोड़ा जोर देना पड़ता है लैट्रिन के लिए, तो ऐसा लगता है कि लगा हुआ है मगर जाता हूँ तो फिर होता ही नहीं है। ध्यान से सोचकर बता रहा था। जैसे हमने छोटे बच्चों में एक रूब्रिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स एबिलिटी, जैसे वो कोई चीज़ को बहुत ही क्लियर कट बताता है, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे सोचेंगे और सोच करके बता देंगे और कुछ लोग नहीं बता पाते। तो कोई रोगी सोच करके क्लियर बता दे तो एबिलिटी भी होता है। यह रोगी भी कोई भी चीज़ों को ध्यान से सोचकर बता रहा था। जैसे उसके मन में ऐसे कैलकुलेशन चलता है। जब कैलकुलेशन चलेगा तो आप क्या देखेंगे, उसके आँखें ऊपर या नीचे या साइड में कहीं जाएगी और कोई चीज़ को सोच करके या कैलकुलेट करके बताने की कोशिश करते हैं। रोगी ने कहा बस इतना ही तकलीफ़ है। मैंने पूछा यह तकलीफ़ कैसे है? जब रोगी बताता है कि यही तकलीफ़ है तो इसका मतलब वह मानता है कि यह तकलीफ़ है। हम पूछते हैं कि इसको आप तकलीफ़ कैसे मानते हो? रोगी ने कहा
तकलीफ़ मतलब तकलीफ़, पेट साफ नहीं होता है, जैसे कि महीने में 1-2 बार हो ही जाता है, पेट खराब हो ही जाएगा और साफ नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी और फिर हाथ पैर में दर्द करने लगेंगे। मैंने पूछा अच्छा और क्या होता है? रोगी, अभी अभी जो प्रॉब्लम है वह है कि पेट में ज़रा सा गुड़गुड़ होते रहता है, थोड़ा थोड़ा वैसा तो होता ही है। मैंने पूछा और? रोगी, बस यही तकलीफ़ है, बस इतना ही तकलीफ़ है, बस इतना ही है। अब रोगी ने सोच करके फाइनली बोला बस इतना ही है। मैंने पूछा जैसे हमें रोगी को समझने के लिए बीमारी से उसका नॉर्मल लाइफ कैसे डिस्टर्ब होता है, यह भी हम कई बार समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हम केस को समझ नहीं पाते हैं तब तक हम प्रश्न पूछते जाते हैं। जैसे डिजीज क्या है? डिस्कम्फर्ट है। तो इस बीमारी से रोगी को असुविधा क्या है, अगर वो हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि इस तकलीफ़ से आपके नॉर्मल जीवन में क्या परेशानी हो रही है? रोगी, नहीं ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोगी अपने हाथ को कमर पर सीधे रख करके ऐसे बैठा हुआ है जैसे वह डॉक्टर साहब से पद में ऊंची पद पर हो। मैंने यह केस एक डॉक्टर साहब को लिखने के लिए दिया था। मैंने उनको वीडियो दे दिया था कि आप वीडियो को सुन करके लिखिए कि रोगी ने क्या कहा। तो उन्होंने लिखा है कि तो इनका डॉक्टर साहब का ओपिनियन है कि रोगी ऐसे बैठा था जैसे वो सीधे तन करके बैठा हो, जैसे डॉक्टर साहब से ऊंचे पद में हो। मैंने पूछा आपने क्यों सोचा कि अब दवा लेनी चाहिए? रोगी का भाई, अब ये कुछ बोल नहीं रहा था रोगी, तो रोगी के भाई ने कहा क्योंकि रोगी ने बोल दिया बस फाइनली बस इतना ही तकलीफ़ है, अब मुझे कुछ नहीं है। ऐसा कह करके वो ऐसे अब आराम से बैठ गया, बस हो गया, मेरा जो बताना था मैंने बता दिया। तब रोगी का भाई बोलता है ऑयली खा लेता है तो यह तकलीफ़ 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहता है। मैंने बोला आप शांत रहिए, इनको बताने दीजिए, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। तो जनरली मैं ऐसा हर रोज़ क्लिनिक में जब अटेंडेंट बताते हैं तो मैं उनको थोड़ा के लिए रोकता हूँ कि आप रहने दीजिए, पेशेंट को बताने दीजिए, या पेशेंट के अटेंडेंट को बताने के लिए बाद में हम मौका देते हैं। रोगी बोलता है 5 महीने से यह ज़्यादा हो गया है, मुझे लगा कि अब दिखाना चाहिए। यह तकलीफ़ के 5 महीने से ज़्यादा हो गए, अब मुझे लगा कि दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर को। मैंने पूछा क्यों दिखाना चाहिए? ठीक होना है इसलिए। मैंने पूछा क्यों ठीक होना है? आपके नॉर्मल जीवन में इससे आपको परेशानी क्या है? हमें डिस्कम्फर्ट और डिजीज को ढूंढना है और तब हम रोगी को जो दवा देंगे वो पूर्ण रूप से ठीक होगा। यदि हम सिर्फ पार्टिकुलर लक्षण देख लिए और पार्टिकुलर को लक्षणों पर आधारित दिए दवा तो क्या हुआ? पेरिफेरी टू सेंटर। पेरिफेरी क्या है? पार्टिकुलर सिम्टम्स। अगर हमने उसके कब्जियत पर दवा दे दिया तो क्या ठीक होगा? सिर्फ कब्जियत, लेकिन पूरी तरह से वो मेंटली ठीक नहीं होगा, जिससे वो बीमार पड़ा है तो फिर दूसरे सिम्टम्स होंगे। इसीलिए कहा गया है कि रोगी को ठीक करना हो तो पहले सेंटर को ठीक करो, सेंटर से पेरिफेरी बढ़ो। हमारा होम्योपैथी का हर लॉ यही कहता है, सेंटर टू पेरिफेरी। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हम पेरिफेरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए सेंटर हील नहीं होता है। और सेंटर हील नहीं होता है तो आप कब्जियत तो ठीक कर देंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद वो दूसरी तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर सेंटर पर हमने दवा दिया, सेंटर मतलब मन, जो डिस्कम्फर्ट है, तो इस केस में मैं बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल जीवन में इससे आपको परेशानी क्या है? रोगी ने कहा परेशानी यही है, भूख नहीं लग रही है, पेट साफ नहीं होता है
और दिमाग बंधा रहता है, सिर थोड़ा भारी रहता है। मैंने पूछा दिमाग बंधा हुआ, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए। रोगी मतलब दिमाग थोड़ा भारी रहता है और चिड़चिड़ा होने लगता है। मैंने पूछा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है? रोगी थोड़े समय के लिए हो जाता है ऐसा। मैंने पूछा कि स्वभाव चिड़चिड़ा कब होता है? रोगी जब कब्जियत होती है। मैंने पूछा और क्या होता है? और वह अपनी तकलीफ़ बता नहीं पा रहा है। रोगी ने कहा और वह कुछ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा है और मन में कुछ सोच रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि मन में रोगी कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये टर्स नहीं है, जैसे हमने क्या कहा कि रोगी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है। फिर मैंने पूछा काम करने की इच्छा या अनिच्छा होती है क्या? रोगी पढ़ाई करता हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तकलीफ़ के समय में पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। मैंने पूछा काम करने की इच्छा नहीं होती है, तकलीफ के समय में कैसे क्या करने की इच्छा होती है? रोगी काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस आराम करने की इच्छा होती है। मैंने पूछा कोई बोलता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है। जैसे कि उस समय ऐसा होता है कि बात ख़त्म हो गई, अब वहाँ से निकलो, 10-12 सेकंड बात हुई, अब वहाँ से निकलो, ऐसा अनुभव होता है। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति उसके पास आता है तो ऐसा लगता है कि 10-15 सेकंड हो गया, तुम यहाँ से जाओ, अब मेरे पास रहो मत। यह कैन नॉट बियर वाला, वो किसी को बियर नहीं कर पाता है। काम हुआ, जाओ यहाँ से, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। कौन सी दवा है? कंपनी एवर्जन टू कैन नॉट बियर एनीबडी। कोई बार बार इस तरह से प्रश्न पूछे तो मैंने पूछा कि कोई बार बार तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो? रोगी उस वक्त स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सा आता है। मैंने पूछा उस वक्त लोगों को जवाब देना और लोगों के साथ पसंद नहीं है होता है क्या? रोगी लोगों को जवाब देना और लोगों के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मैंने पूछा इस तकलीफ़ की शुरुआत कब से हुई? वही तो नहीं पता कैसे शुरुआत हुआ। अब देखिए इस केस में मैं जो आपको बताना चाहता था, अब यह प्रश्न यहाँ पर आया। यह क्या था जो रोगी ने शुरू में कहा था? मैथमेटिक्स इनएबिलिटी। बहुत अच्छा। मैं शुरुआत के 5 सेकंड में या शुरुआत में ही मैंने केस को समझ लिया था कि मुझे कौन सी दवा देनी है, लेकिन मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी केस में मुझे जब केस समझ में आ जाता है तो मैं उसको तरह तरह से अलग अलग तरीके से उसको कंफर्म करता हूँ कि जो मैं दवा देना चाह रहा हूँ बिल्कुल सही है कि नहीं। इसमें मैथमेटिक्स इनएबिलिटी की झलक शुरू में ही लग गई। और दवा आपको मालूम ही है कौन सी दवा दी गई इस केस में। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्स भूमिका। मैंने नक्स भूमिका दिया था और नक्स भूमिका दिए जाने के बाद से बहुत जल्दी उसके हर चीज़ में शुरुआत हो गया। लेकिन अब हम नक्स भूमिका शुरू के 2-4 लाइन में ही समझ गए थे, लेकिन मैंने इतना सारा लंबा केस टेकिंग क्यों किया? जैसे
लंबा केस टेकिंग करने के पीछे रीज़न यही होता है कि हम मेडिसिन को भली भांति कन्फर्म हो लेते हैं। या कई बार रोगी अगर आपको 1500-2000 रुपये की फ़ीस देता है तो वो ये भी चाहता है कि डॉक्टर हमको बढ़िया से समझे। खैर, इसके 3 भाई हैं, तीनों का नाम बिल्कुल एक शब्द शुरुआत के अलग हैं और तीनों के नाम एक जैसे हैं। तो आप वीडियो देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा वाला है कौन छोटा वाला है। तो शुरू के 2 भाई ठीक हुए थे तो ये तीसरा भाई आया था। तो ये हम ज़्यादा नहीं भी समय देते तो पर भी वो कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें मेडिसिन को हर तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिसिन कौन सा है। मैंने पूछा, वही तो पता नहीं कि कैसे शुरुआत हुआ रोगी। अब रोगी बीमारी के बारे में बढ़िया से बताता है, यह तकलीफ़ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। हम इसको मैथमेटिक्स एबिलिटी लेते हैं। लेकिन जब नहीं भी बता पाता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना चाहिए, वो मैथमेटिक्स इनएबिलिटी होता है। तो ये दोनों में नक्स भूमिका है। खैर, इसमें इनएबिलिटी कन्फर्म हो गया। मैंने पूछा, क्या खाने का समय नियमित नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समय से खा लेता हूँ। थोड़ा ऐसा है कि चलना फिरना कम हो गया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बैठे रहना पड़ता है। मैंने पूछा, क्यों बैठे रहना पड़ता है? रोगी, पढ़ने के लिए। बैठना मतलब कितना समय? रोगी, पढ़ाई 2-3 घंटे करने के बाद घर में ही आराम करना है। मैंने पूछा, हाथ पैर और सिर दर्द जब करने लगता है उस वक्त स्वभाव में क्या बदलाव आता है? रोगी, एक तो नींद नहीं आती है और सोने की इच्छा होती है। मतलब नींद आती नहीं है लेकिन सोने की इच्छा होती है। मैंने पूछा, फिर क्या करते हो? सो जाते हो या सोना रोकने की कोशिश करते हो पढ़ाई के लिए? रोगी, नहीं, फिर मैं सो जाता हूँ। रोगी के भाई, मैंने रोगी के भाई से कहा, अब आप बताइए इनके बारे में। रोगी का भाई बोला, एसएससी की तैयारी करता है ना, तो इसको भागना दौड़ना कम है, पढ़ाई करता है, जो भी घर में थोड़ा बाहर सामान लाना होता है बस इतना ही इसका काम है, घर पर बैठे रहता है। मैंने बोला, हाँ और? रोगी का भाई, महीने में 1-2 बार तो बता ही देता है कि पेट साफ़ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ भी अलग से खाता है तो इसको पेट खराब हो जाता है। यानी जो रेगुलर फूड है उसके अलावा कोई भी चीज़ खाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। मैंने बोला कि जब इसको तकलीफ़ होती है तो दवा के लिए बोलता है कि मेरी दवा करवा दो? रोगी, फिर मैं सर दवा लेकर ही आ जाता हूँ। रोगी ने कहा कि मैं तो दवा लेकर आ जाता हूँ। मैंने पूछा, जब तकलीफ़ होती है तो दवा ले लेते हो या टालते हो? रोगी, नहीं, मैं दवा ले लेता हूँ या खाना हल्का कर देता हूँ। मैंने पूछा, क्यों हल्का खाना क्यों करते हो? एक डॉक्टर साहब ने बोला है कि हल्का ही खाना खाओ, दही चावल खाओ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। रोगी के रिश्ते में चाचा लगते हैं जो डॉक्टर हैं, उन्होंने ही बताया है। उन्होंने कहा, इसलिए ऐसा करते हो? रोगी, हाँ। मैंने पूछा, लैट्रिन कड़ा होता है क्या? रोगी, नहीं। सपने आते हैं? रोगी, नहीं, सपने नहीं आते हैं। मैंने पूछा, शौक़ क्या है? रोगी, अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और सब तो यही है। मैंने पूछा, किस पद की किस तरह की नौकरी पसंद है? रोगी, इंस्पेक्टर की नौकरी लग जाए। मैंने पूछा, पुलिस वाला इंस्पेक्टर कि रेलवे वाली, कौन सी वाली? रोगी, पुलिस वाली। मैंने पूछा, क्यों? उसमें क्यों इंटरेस्ट ज़्यादा है? पुलिस की वर्दी से लगाव है, इसलिए इंस्पेक्टर बनने के लिए हाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने पूछा, तैयारी के बीच में या तकलीफ़ आ गई, इसको लेकर सोच आती है क्या? क्या सोच आती है? रोगी, यही है कि सब ठीक हो जाए। मैंने पूछा, जब तकलीफ़ होती है, 2-3 दिन परेशान हो तो कैसा महसूस होता है, क्या महसूस होती है? रोगी, समय की बर्बादी, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई, समय बर्बाद हो गया। अब देखिए, मैं बहुत बार आपको छोटे छोटे केस देता हूँ, लेकिन उस केस का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जब मैं
उसको पूछते रहता हूँ। जब मेरे पास समय है तो उस मेडिसिन के अलग अलग फेजेज हमारे सामने आता है। जैसे हमको शुरुआत के 3-4 लाइन में रोगी की दवा समझ में आ गई, लेकिन मैं यह सब पूछते गया तो लास्ट में उसने क्या कहा, समय बर्बाद हो रहा है। अब समय बर्बाद हो रहा है, एक ही रूब्रिक है, डिल्यूजन वेस्टिंग हिज टाइम, डिल्यूजन वेस्टिंग हिज टाइम। अब बीमारी में उसका समय बर्बाद हो रहा है, मेडिसिन का डायरेक्ट वर्जन उसने बोल दिया। तो यही कमाल होता है, जब आप पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पूछने लगेंगे तो उस मेडिसिन के अलग अलग फेजेज, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ द रेमेडी आर एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग द केस टेकिंग। तो केस टेकिंग में आपके पास यदि समय है तो शुरुआत के 4 लाइन आपने सुना, दवा क्लियर हो गई थी मेरे लिए, लेकिन मैंने उतना सुन करके वहाँ तक पहुँच दिया जहाँ सिंगल रूब्रिक्स मिलते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी केस में अगर पेशेंट को पूछते जाएं तो सेंटर मिल जाएगा। कई बार आप लोग पूछते हैं कि सेंटर कैसे पकड़ें, केंद्र कैसे पकड़ें। तो केंद्र पकड़ने का तरीका है, आप रोगी से बुलवा सकते हैं, जहाँ पर आकर के रोगी जो कंसर्न है, यहाँ पर कंसर्न क्या था उसका, हमने यहाँ तक समझ लिया, समय की बर्बादी, मतलब यह बीमारी से उसको चिंता हो रही है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, वेस्टिंग हिज टाइम, या मेरा समय बर्बाद हो रहा है, टाइम्स फ्रीटर्स अवे। क्या रूब्रिक है, टाइम फ्रीटर्स अवे, समय बर्बाद हो रहा है या समय बर्बाद कर रहा है। अब खाली बैठा रहा है, तकलीफ के चलते काम नहीं हो रहा है, उसको पढ़ाई नहीं हो रहा है, एंजाइटी बिजनेस है, समय बर्बाद हो रहा है, वेस्टिंग हिज टाइम हो रहा है। और मेडिसिन है नक्स भूमिका। अब हम शुरुआत के 4 लाइन देखेंगे, वहाँ भी मेडिसिन क्लियर है, और नहीं तो हम पूछते गए। यह निश्चित रूप से एक लॉन्ग केस टेकिंग था। जनरली हम इतना समय नहीं लेते हैं, लेकिन संजोग ऐसा था उस वक्त जो उसके भाई आए हुए थे, बोले कि भी इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत हैरान है, पढ़ता नहीं है, बैठे रहता है। मैं बोला ठीक है, बढ़िया से देखेंगे। तो हमने इतना सारा पूछा। तो रोगी के केंद्र को अगर समझना है, सेंटर को समझना है, तो रोगी को कंसर्न क्या है, रोगी को क्या चीज़ है जो परेशान कर रहा है, क्या चीज़ है जो व्यक्ति को रोगी बनाया, व्हाट इज द थिंग्स दैट मेक द पर्सन एज ए पेशेंट, एंड व्हाट इज द थिंग्स दैट ब्रॉट द पेशेंट टू यू, एंड व्हाई टू होम्योपैथी। तो यह सब चीज़ें अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो केस और आसान हो जाता है। तकलीफ़ की अवस्था में रोगी ने क्या कहा, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। सबसे पहले जब तकलीफ़ होती है तो कोई मेरे पास में रहे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कंपनी एवर्जन टू, कैन नॉट बियर एनीबडी। कोई पास में होता है तो बोलता है चलो जा निकलो यहाँ से। मुझे बार बार एक ही प्रश्न को कोई कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। एंगर ओब्लाइज टू आंसर व्हेन, या अलग अलग रूब्रिक है, डिस्टर्ब एवर्ज टू बिंग, एंजाइटी बिजनेस एवर्जन या एंजाइटी बिजनेस। शुरुआत में उसको पढ़ाई के समय में, तकलीफ़ के समय में पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, और तो इसका कंसर्न क्या था कि मुझे पढ़ाई करना है और इस तकलीफ़ के चलते मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उसका चिंता का विषय क्या है, बिजनेस। और कोई एक ही प्रश्न बार बार पूछता है, जैसे कि मैंने उसको एग्जाम्पल भी दिया। मैंने उसको कहा कि जब जिस तरह से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो गुस्सा आता है क्या। तो उसने यही बात कहा कि जब कोई बात कर रहा है तो बस काम करो, हटो, चलो यहाँ से। कन्वर्सेशन एग्रीवेट भी ले सकते हैं, रीडिंग एवर्जन ले सकते हैं। और जो बैठने का उसका स्टाइल था, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन आपको मेडिसिन तक पहुंचा जाता है। तो हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बहुत बारीकी से देखते हैं।
5 मिनट में, 10 मिनट में रोगी को समझना हो तो रोगी करता क्या है, उसके गेस्चर्स, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, यह सब से भी आप दवा, जैसे कोई रोगी ऐसे सीधे तान के बैठे रहता है, हम सिटिंग इरेक्ट लेते हैं, उससे भी बहुत आसानी से बहुत कम मेडिसिन होते हैं और केस सॉल्व हो जाते हैं। खाने के बाद तकलीफ़ होती है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग रेस्ट डिजायर, और सबसे इस केस में आपको और कौन कौन सी रूब्रिक्स लगा जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ नक्स भूमिका है, क्योंकि यह नक्स भूमिका से बहुत जल्दी हर तरह से ठीक हो गया। इस केस में आप जो रूब्रिक्स अभी भेजे फिर से दोबारा भेज सकते हैं जहां आपको लगा कि यह भी रूब्रिक्स इस केस में है। कन्वर्सेशन अग्रवेट, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी। कई रोगी कहते हैं कि एक बार लैट्रिन खुलकर हो जाए तो मन में शांति मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार लैट्रिन लगती है, मुझे जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार खुल कर के हो जाए तो शांति मिले। बार बार जाना पड़ता है, बार बार अर्ज होती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार खुल कर के हो जाए तो शांति मिले। उसके लिए रूब्रिक है क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, एकदम सुकून की शांति। रोगी को तकलीफ़ की अवस्था में क्या चाहिए थी? क्वाइट, शांति, रिपोज, बिल्कुल आराम, ट्रंक्विलिटी, जहाँ कोई न हो, शांति से, शांति का माहौल हो, और मुझे शांति से बैठे रहना मुझे पसंद है। तकलीफ़ की अवस्था में कोई पास में आए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस केस में भी वैसा था जी। और कंस्टिपेशन ड्यूरिंग, बहुत अच्छा रूब्रिक है। माइंड में एक रूब्रिक है कंस्टिपेशन अग्रवेट। कैसा रूब्रिक है? कंस्टिपेशन अग्रवेट है कि कंस्टिपेशन ड्यूरिंग है? बहुत कम दवाइयाँ हैं, नक्स भूमिका और शायद नक्टर में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना है। कंस्टिपेशन अग्रवेट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? नेट्राम्यूर और नक्स भूमिका। जब रोगी का माइंड प्रभावित हो, क्योंकि माइंड में कंस्टिपेशन है, तो माइंड का कंस्टिपेशन क्या है? बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, सोचता है, कैलकुलेट करता है, हाँ ऐसा, लेकिन बोल नहीं पाता है। कंस्टिपेशन में क्या होता है? जो भी वेस्ट चीज़ है, गुस्सा है या कोई चीज़ है जो कि बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है, रुक रुक कर निकलता है या रुकने में कठिनाई होती है। जैसे इस रोगी ने बिल्कुल क्या कहा कि लैट्रिन निकलने में तकलीफ़ होती है, आराम से साफ नहीं होता है, यह माइंड का कंस्टिपेशन है। या कोई शब्द, गुस्सा हुआ, गाली हुआ या कोई ख़राब चीज़ है, मैं बोलना चाहता हूँ जो कि निकल जाना चाहिए, वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वह रुकता है और उससे माइंड ख़राब होता है, यह माइंड का कंस्टिपेशन है। तो हम बहुत कम शब्दों में, रोगी के शुरुआती के 2-4 लाइन थे, मुझे दवा कंफर्म हो गई थी कि यह उसका कंस्टिपेशन है। और कंस्टिपेशन अग्रवेट में 3-4 दवाइयाँ हैं। कौन कौन सी है? मेन है नेट्राम्यूर और नक्स भूमिका। तो शुरुआती जो रूब्रिक्स थे, जहां हम इसको समझ गए कि यह रोगी, और मैथमेटिक्स एबिलिटी वाली भी रूब्रिक्स थी ना, इनएबिलिटी वाली क्या थी? इस केस में क्या है? इनएबिलिटी है कि एबिलिटी है? यही तो पता नहीं है क्या होगा। एबिलिटी होता तो क्या करता? जैसे मैंने क्या कहा,
जब रोगी का आँखों से कैलकुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ बैठा है, या फिर ऐसे ऐसे कई रोगी काउंट करते हैं, या मुंह से अच्छा इतना दिन ऐसा, अच्छा, और फिर बताना शुरू करेगा। यानी आपको बोलने के पहले वह कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, और कैलकुलेट करके सही सही बता दे तो एबिलिटी, और सही सही नहीं बता पाए, कितने दिन से है, कब से है, बीच बीच में रुकता है, तो इनएबिलिटी। हम इसको ऑकवर्ड से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऑकवर्डनेस में उसका ढंग मालूम नहीं होता है, उसका तरीका सही नहीं होता है, उसमें स्किल की कमी है, नॉलेज की कमी है। जबकि यह नॉलेज तो सब है, लेकिन उसकी फास्ट एबिलिटी नहीं है कि कोई चीज़ को कैलकुलेट कर पाता है और आपको सही सही जल्दी जल्दी बता पाता है। फ्रिवुलस नहीं है इस केस में। रोगी ने कहा कि जब तकलीफ़ होती है मैं जाकर दवा ले जाता हूँ, मेरा खाने का समय नियमित है। इस रोगी में फ्रिवुलस नहीं है। चलिए, अब मैं आपको मौका देता हूँ, आपको जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। मैंने इस रोगी को नक्स भूमिका दिया था और नक्स भूमिका से बहुत जल्दी ठीक हुआ। जी नंदिनी, बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछने के लिए हाथ रेज कीजिए और अपने माइक बटन को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, यहाँ पेशेंट बोलता है ना मेरा पेट खराब रहता है, तो यहाँ पे हम डिल्यूजन पुअर ले सकते हैं क्या? पाचन शक्ति कमज़ोर है। अगर ऐसा कहे कि मेरा डाइजेशन कमज़ोर है, वीक है, तो हम डिल्यूजन पुअर लेते हैं। पेट खराब है, कई रोगी कहते हैं कि पेट गड़बड़ हो गया है, कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी लैट्रिन लग जाती है, वहाँ डिल्यूजन डिसऑर्डर है। इस केस में ऐसा उसने बोला कि पेट खराब है, लेकिन पेट खराब का उसने मीनिंग अलग तरह से बोला। अगर बोलता है कि खाने का कोई निश्चित नियम नहीं है, लैट्रिन जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी लग जाता है तो जाना पड़ता है, वहाँ हम डिल्यूजन डिसऑर्डर लेते हैं। लेकिन यहाँ वह पुअर भी नहीं बोला, मेरा पेट खराब है, ऐसा हम पुअर नहीं लेंगे। हाँ, अगर कहे कि डाइजेशन वीक है तो ले सकते हैं। जी, और अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। साफ नहीं होता है। अब ये साफ नहीं होता को अगर हम प्रश्न पूछते साफ नहीं होता है, इसका मतलब, तो रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब पेट भारी भारी हो जाता है, एक बार क्लियर हो जाए ना तो पेट को शांति हो जाती है, मैं सुबह उठता हूँ तो बार बार लेटिन जाता हूँ, एक बार क्लियर हो जाए तो शांति मिले, यह रेस्ट डिजायर है। पेट भरा रहता है, खुलकर हो जाता है तो रेस्ट मिल जाती है। या रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी डिजायर भी हम लेते हैं। रोगी के कहने के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई रोगी कहता है डॉक्टर साहब बार बार जाना पड़ता है, गया फिर जाओ फिर जा, एक बार खुलकर हो जाए ना, रिलैक्स फील होता है, वहाँ पर हम रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी लेते हैं। जब रोगी कहता है डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दे दो ना कि एक बार में खुलकर हो जाए, शांति मिले, वहाँ पर हम रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी लेते हैं। साफ नहीं होता है में और हम एक्सप्लोर करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे इस केस में रोगी ने बोला साफ़ नहीं होता है, तो मैं पूछता कि साफ़ नहीं होने का मतलब, तो हमने पूछा ही नहीं। अगर कोई भी रोगी के वर्जन को हम खुद से नहीं सोच लेंगे कि रोगी ऐसा सोच रहा होगा, पूछ लीजिए, रोगी सामने है, और रोगी से उसके बीमारी से संबंधित जो भी पूछेंगे उसको खुशी मिलती है कि रोगी ने बढ़िया से केस टेकिंग किया। और अब हम दादा परदादा की बात पूछने लगते हैं तो रोगी को तकलीफ होती है, लेकिन डिजीज से संबंधित पूछेंगे। देखिए, हमें करना क्या है, डिजीज को माइंड से जोड़ देना है, रोगी के कंसर्न को, रोगी के डिजीज को कंसर्न से जोड़ देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। यही केस टेकिंग की टेक्निक को सीखना है। जी निर्जला, क्या प्रश्न है? कई बार हम रेस्ट डिजायर और लाइट डिजायर भी लेते हैं। जी निर्जला, क्या प्रश्न है? प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, अगर रोगी कोई बात को मतलब
अच्छा से उसको पूरा बताते रहे सारी बात को, तो उसको भी मैथमेटिक्स एबिलिटी लेंगे। बताती रहती, सारी बात को बताएगी, 2 घंटा तक बैठकर बताती रहेगी, हटेगी नहीं। फिर जाएगी, फिर बताने के लिए आएगी, एक और बात छूटा है, एक और बात छूटा है, रुक एक जाइए रुक एक मिनट, जाइए। 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। एक बात बताना बाकी रह गया, यह हाँ कम्युनिकेटिव भी होता है, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। दूसरा, अगर मैथमेटिक्स कैसा होता है, 2+2+2=6। मैथमेटिक्स एबिलिटी वाले बच्चे कहेंगे डॉक्टर साहब पेट में दर्द होता है, फिर छाती में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, मैं उठता हूँ, पानी पी लेता हूँ, ठीक हो जाता है। एकदम गिने चुने शब्द कहेंगे वो। ऐसा भी होता है। फिर उसमें कंजक्शन ऐसा होता है कि ये सब नहीं कहेंगे। अब 2+2+2 कितना आसान है, एकदम ये बस, मतलब ये जोड़ा, ये घटाया, इतना। ऐसा टुक शब्दों में रोगी कह दे, वह एबिलिटी होती है मैथमेटिक्स। और दर्द, डॉक्टर साहब देखिए दर्द यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, बस इतना ही है। मतलब वो बीमारी का लोकेशन, सेंसेशन, जो भी उसकी डायग्राम एकदम क्लियर कट टू द पॉइंट बताएंगे, वह मैथमेटिक्स एबिलिटी होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसा 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 और तुरंत जवाब दे देते हो, मैथमेटिक्स एबिलिटी होता है। और सोचते हैं लेकिन फिर भी ठीक से नहीं, अच्छा 6 महीना, अच्छा बाद ही, हाँ 5-6 महीने से है, तो यह इनएबिलिटी है। जो बीमारी के अपीयरेंस, बीमारी कब से कब तक होता है के बारे में क्लियर कट नहीं बता पाते हैं साफ साफ, तो मैथमेटिक्स इनएबिलिटी लेते हैं। तो वह जो आप बता रहे हैं वह कम्युनिकेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेजेंस आदि ले सकते हैं। एक्स्ट्रावेजेंस में भी बोलते जाता है, जितना ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा बोलता है। एक्स्ट्रावेजेंस बृहत रूब्रिक ले सकते हैं जी। और सर बोलते हैं रोगी ना कि जो कहते हैं ना, किसी को कह दिए कि वो बहुत अच्छा बा, तो उसके बिहान उसके सुबह ही वो बीमार पड़ जाता है। अगर बोलेंगे ना कि वो आदमी मतलब कि बुढ़ा हो गया अभी तक जिंदा है, सुबह में वो आदमी मर जाता है। मतलब हर चीज ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल दी कि जिसको जो कहते हैं ना वो हो जाता है, और उसके बाद वो बात दिमाग में चलते रहता है कि कैसे मतलब ठीक होगा, क्या होगा, तो कैसे ऐसे हो रहा है, वही चलते रहता है। तो इसमें आपने बहुत सारा चीज़ कह दिया। आप अलग अलग कहते तो मैं सुनता और इसको कंसंट्रेट करके जवाब दे देते। इसको मैं थोड़े से टुकड़े में आपको बता देता हूँ। कई रोगी कहते हैं ठीक रहता हूँ और बीमार पड़ जाता हूँ। वेल फील्स वेरी देन फॉलिंग सिक, या यूजुअली वेल देन अग्रावेट। ठीक रहता हूँ फिर तबीयत खराब हो जाती है। अब रोगी का कहना सुपरस्टिशियस जैसा है क्या, कि कोई कह देता है, हमें नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है। सेंसिटिव लोग होते हैं ऐसे लोग जी। तो ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, या चार्म्ड हो जाते हैं, या फिर किसी की नज़र लग जाती है। तो वो आप कहना क्या चाहते हैं, प्रश्न को एक बार तोड़ तोड़ करके बताइए। पूरा कहानी एक साथ बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा मुझे, समझता कम हूँ ना जी। हम जो किसी को कुछ भी कहते हैं ना, वो हो जाता है। मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो हो जाता है, जो मतलब अगर सोचेंगे ना कि बूढ़ा है अभी इतना यहाँ अभी तक जी रहा है, उसके सुबह में मैं मर गया, अगर जो भी सोचेंगे वो हो जाता है। कल फिर बोली ना कि देखिए आपसे बोले ना कि मेरा खुजली ठीक हो गया, और फिर मेरा खुजली हो गया। अब देखिए इसमें दो बात है। एक तो उसका कोलेवरेंस है ना, कि उसको आगे की घटना मालूम चल जाती है, इंट्यूशन होता है कई लोगों को। अब कोई भविष्यवाणी करता है कि मैं कह देता हूँ वो हो जाता है, तो यह समझना। और तीसरा, वह ईगो में बोल रही हो कि जो मैं कहता हूँ हो जाता है, तो उसका कहने का मतलब क्या था, क्यों कह रही थी वो? ईगो में नहीं बोल रही थी, सुपरस्टिशियसली बोल रही थी या सर बोल ईगो? रही थी ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम यही सोचते रहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। हम बहुत सोचते हैं कि किसी को कहते हैं किसी का गलत हो जाता है, किसी के साथ ऐसा बोलते हैं तो हो ही जाता है। वो बोली
मतलब मैं गलत आदमी, मैं हाँ, मैं यस सर। तो डिल्यूजन ब्लैक ले सकते हैं कि मैं ब्लैक हूँ, नेगेटिव हूँ, जो सोचता हूँ हो जाता है, यस सर। ऐसा सोच सकते हैं ना। यस सर। सर ऐसा ही उसको लग रहा था कि हम मतलब कि एक आदमी को बोले ना कि वो आदमी कितना अच्छा चल रहा है, सुबह में वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। एक एक रूब्रिक है, मैं डिल्यूजन, मैं कुछ बोल रहा हूँ जिससे लोग मर जाते हैं, सल्फर का क्या रूब्रिक है? डिल्यूजन, काली जबान नहीं, वो रूब्रिक क्या है? डिल्यूजन पॉइजनिंग द पीपल नहीं, एक और रूब्रिक है, जो मैं कहता हूँ उससे लोग मर जाते हैं, मैं ऐसी शिक्षा देता हूँ जो लोगों को नुकसान कर जाता है। वो आप लोग रूब्रिक ढूंढिए, मुझे जल्दी याद नहीं आ रहा है। ये नहीं, डिल्यूजन पॉइजनिंग ऑफ द पीपल उसमें भी है, लेकिन एक और शब्द है जो मैं लोगों को देता हूँ और उससे लोग मर जाते हैं। जो मैं कुछ कहता हूँ उससे लोगों को नुकसान हो जाता है, एक और रूब्रिक है। डिल्यूजन सी इज पॉइजनिंग पीपल के अलावा एक और रूब्रिक है, मैं ऐसा कुछ कहता हूँ और लोगों को नुकसान हो जाता है। यस सर, यही था। हाँ, ये रहा, साहिद जी ने रूब्रिक्स बता दिया। डिल्यूजन पॉइजनिंग पीपल, सी गिव्स रॉन्ग थिंग्स टू पीपल काउजिंग देयर डेथ, गिव्स रॉन्ग थिंग्स टू पीपल काउजिंग देयर डेथ, मैं लोगों को कुछ देता हूँ उससे उनकी मौत हो जाती है। मैं लोगों को कुछ कहता हूँ और उनका मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि वह ब्लैक है, मैं कहता हूँ वह किसी को निगेटिव हो जाता है। वही विचार चलते रहता है सर। तो वही थॉट्स बहुत- परसिस्टेंट, एक सल्फर में रूब्रिक है ना, थॉट्स परसिस्टेंट, व्हाट सेज और एक्सप्रेशन, या थॉट्स मॉर्बिड, थॉट्स परसिस्टेंट मॉर्बिड, ऐसे नकारात्मक सोच चलते रहता है। जी गौरव जी कुछ कहना चाहते थैंक यू हैं? सर। जी थैंक यू। हनुमान जयंती के दिन पर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर अभी तो हम नहीं समझते हैं कि हम कुछ कहने लायक हैं सर। जी क्या बोले? अभी सर बस थोड़ा सीख रहे हैं आपसे, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है आपकी वजह से। बस अभी बस सीखना ही चाहते हैं, अभी कुछ कहना नहीं चाहते। सीखने एक का क्वेश्चन था। उम्र ख़त्म नहीं होता है, हम पूरे लाइफ सीखते रहते हैं, लेकिन इस सीख में ऐसा कुछ कर गुजरना है। जब हनीमन साहब ने कहा कि मैंने ज़िंदगी ऐसे बेकार में नहीं जिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक छोटा जी। सा क्वेश्चन था। जी बोलिए, क्वेश्चन क्या है? सर पेशेंट का कहना है कि जो लेट्रिन है वो सख्त हो जाती है, करीब 8 से 10 दिन तक नहीं होती है, सख्त एक हो बार फिर जाती से है। बोलेंगे? क्या बोले, थोड़ा तेज बोलिएगा। लेट्रिन जो है वो सख्त हो जाती है सख्त होता है, लैट्रिन कड़ा होता है, हाँ और गांठें पड़ जाती हैं। हाँ, बस इतना ही। मेन बस इतना ही समस्या है कि अगर लेट्रिन ये साफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जब लेट्रिन साफ करने वाली दवा लेते हैं तो फिर लेट्रिन तो नहीं होती बल्कि रिसाव चालू हो जाता है म्यूकस का। तो देखिए, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। हाँ, रोगी ने कह तो दिया बहुत कुछ, लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है जो समझना है। डिजीज से रोगी का कंसर्न क्या है, जोड़ना है। तो उससे आपको क्या तकलीफ़ होती है पूछना है, क्योंकि ये सेंटेंस रोगी ने कहा खड़ा होता है, उससे आपको तकलीफ़ क्या होती है। अब कहे कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर होता है, मतलब वर्क इज हार्ड, बहुत समय लग जाता है, मेरा समय बर्बाद हो जाता है। सुबह का 8 घंटा, सुबह 8 बजे जगता हूँ, लैट्रिन क्लियर होते होते 10 बज जाते हैं, तो समय बर्बाद हो रहा है। रोगी को उस डिजीज में माइंड को पकड़ना है। यह टेक्निक सब सीख जाएंगे। उस डिजीज में माइंड कहाँ है, ठीक है, खड़ा होता है तो थक जाते हैं उससे, थक जाते हैं।
तो तो यह बैठ जाता इंजूरी पहुंचती है। वह कब्जियत नामक बीमारी इसको इंजूर कर रही है, कमज़ोर कर देता है। फियर पॉवर्टी, कमज़ोर हो गया हूँ, डिल्यूजन पुअर। और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सही कह रहे हैं आप। बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ थक जाते और, हैं तो रेस्ट, और डिजायर। जोर लगा तो जोर लगाना पड़ता है, डिल्यूजन प्रोसेस हो जाता है। जोर लगाना पड़ता है, पोसेस्ड नहीं। पोसेस्ड तो क्या है, हमें मजबूरी में कुछ फॉलो करना पड़ता है, मालिक का आदेश फॉलो करना पड़ता है, उसके अनुसार से मुझे चलना पड़ता है, मुझे यह दवा लेनी ही पड़ती है, मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। मतलब डिजीज ने हावी है उसके ऊपर और डिजीज के अनुसार से उसको फॉलो करना पड़ता है, तो पोसेस्ड की फीलिंग होती है। यहाँ मेहनत करना पड़ता है तो वर्क इज हार्ड, या समय बर्बाद होता है, या फिर शांति नहीं मिलती है, या बेचैनी लगी रहती है, तो वो ढूंढना होगा उस डिजीज में रोगी कहाँ है। जी। और सर ये सेक्सुअल ये पॉल्यूशन वाले केसेस में सर, तो पेशेंट अक्सर ये बोलते हैं, ये जो यंग एज के हैं, जिनकी अनमेरिड बच्चे हैं, तो ये बोलते हैं सर कि मतलब ये पास्ट हिस्ट्री में मास्टरबेशन मिलता है, लेकिन इस समय वीकनेस बहुत ज़्यादा मिलती है और हर अल्टरनेट डे में ये पॉल्यूशन की समस्या हो जाती है। तो सर उनसे मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि क्या क्वेश्चन देखिए, करना चाहिए। इसमें आम लोगों की फीलिंग यही होती है कि पोल्यूशन हो जाने से कमज़ोरी होती है, हाँ हाँ हाँ। और मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। बार बार हाथ भी देखते हैं, इतना पतला हो गया, देखिए सर ढीला होने लगा। इंजर्ड इज बीइंग की फीलिंग होती है और फियर पॉवर्टी की फीलिंग होती है। नाइट फॉल ना हो, डिस्चार्ज ना हो तो और कमज़ोरी आएगी। तो इंजर्ड इज बीइंग एंड फियर पॉवर्टी की फीलिंग रहती है। और एक है गिल्ट की फीलिंग भी रहती है कि मैंने गलत किया या गलत कर रहा हूँ, रिप्रोचेज की गलत आदत है। कई बार बोलते हैं कि ये सब मेरे गलत आदत के चलते ही हुआ है, तो हम रिप्रोचेज हिमसेल्फ ओपियम देते हैं। तो ओपियम के बहुत सारे केसेस आपको इस तरह के डिजीज में मिलेंगे, या इंजर्ड इज बीइंग की फीलिंग आएगी, फियर पॉवर्टी, कमजोरी होगी, इस तरह की फीलिंग ले सकते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न है? समय ज़्यादा होगा। चंदा जी कल पूछेंगे, हम लोग तो रोज़ मिलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी फटाफट जल्दी पूछ लीजिए। और कुछ पूछना है गौरव जी? एक अनाउंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन का डेट बहुत नज़दीक आ गया है। प्रयागराज सेमिनार में जो लोग भी आना चाहते हैं, 24-25 अप्रैल प्रयागराज का रजिस्ट्रेशन का दिन नज़दीक आ गया है। जल्दी से जल्दी जो नंबर, मैसेज में जो नंबर है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। हम लोग 24-25 अप्रैल को प्रयागराज में मिल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा दें, क्योंकि खाने पीने और रहने की व्यवस्था बढ़िया से हो सके। और हम वहाँ कुछ ऐसे ख़ास चीज़ें बताने वाले हैं जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते, कि हम ऑनलाइन क्लास तो रोज़ होती है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो सामने देखेंगे, और सामने की एनर्जी निश्चित रूप से कई गुना बढ़ के होगी। जी चंदा मालवीय, क्या प्रश्न है? फटाफट। हाँ सर, डिल्यूजन वेस्टिंग अवे और ये फ्लिटर अवे, इन दोनों को कैसे करेंगे सर? समय बर्बाद हो रहा है या कर रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, समय फ्लिटर अवे, ऐसे ही बेकार का समय ऐसे बैठा है, उधर बैठा है, तकलीफ़ के कारण काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या कहता है, मैं इधर उधर बैठे रहता हूँ, समय बर्बाद करता हूँ, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन डिल्यूजन रोगी का एहसास है, जो खुद कहता है कि मैं अपना समय लेटिन जाने में ही 4 घंटा बिता देता हूँ। तो इस तरह की फीलिंग हो तो हम लेते हैं, उसका डिल्यूजन होता है। और जनरल जो माइंड का रूब्रिक्स है उसमें है समय बर्बाद करते रहता है, समय पर ध्यान नहीं देता, तो वहाँ फ्लिटर अवे हुआ। समय को बिना काम का ऐसे ही गपशप में बैठ करके इधर उधर समय बिता देता है, वहाँ टाइम्स फ्लिटर अवे हुआ। डिल्यूजन रोगी का अपना एहसास होता है, अनुभव होता है। थैंक यू सर। जी शाहिद जी, जूम पर नहीं होगा, वहाँ सामने सामने आना पड़ेगा। कोशिश करेंगे लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने पूरे दिन का लगातार क्लास होगा, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक,
तो हम उसको जूम पर कर पाएंगे, उतना नेटवर्क होगा नहीं होगा, सब सेटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑफलाइन ही रहेगा। जी विशाखा, क्या प्रश्न है? Hello. जी Sir, the patient says since 5 months it has increased. So can we take here delusion enlarged? हाँ लेंगे, 5 Sir, महीना how हो do you- गया, डिलीजन इनलार्ज लेंगे। Sir, how do you differentiate here from fear extravagance? Sir? फियर, Delusion फियर क्या है? enlarged and fear. फियर मैं बता दूं, Yes. कोई भी काम या कोई भी चीज़ को होते 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 एक सीमा आती है, जब रोगी को आगे डर हो जाता है, अरे अब कितना दिन। यहाँ इसने रोगी कहा 5 महीना हो गया, फिर कहेगा तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, फिर वहाँ से लिया, डॉक्टर ने 3 महीना दवा लिया, फिर 4 महीना दवा दिया, फिर एक दिन बोलता है कि ये तो अभी लंबा चलेगा। मैं बोला कि अरे फिर क्या मतलब, मैं तो डर गया कि ये तो पूरे लाइफ चलना पड़ेगा, ये कितना दिन लेना पड़ेगा। 1 मासा थी, 2 मासा थी, डॉक्टर साहब ये बढ़ गया, यहाँ भी आ गया, मैंने कोई दवा नहीं किया, लेकिन अब तो इस साइड भी आ गया, पहले राइट लेफ्ट साइड था, अब तो राइट साइड भी आ गया। तब जा कर के मैं तो घबरा गया, डर गया। मतलब एक लिमिट आएगी जहाँ से डर बढ़ते जाना एक्स्ट्रावेजेंस, और बढ़ने के बाद डर हो जाना फियर एक्स्ट्रावेजेंस। तो दोनों में फ़र्क यही है। हमने पुराने क्लास में आपने देखा होगा, आप नए से जुड़े हैं, हमने फियर एक्स्ट्रावेजेंस को बहुत सारे केसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। कभी फिर मौका मिलेगा तो केस के थ्रू हम समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ थोड़ा कि और बताऊँ? सर थोड़ा और देखिए, थोड़ा और में बढ़ते बढ़ते रोगी की एक लिमिट आती है कि आखिर कितना दिन तक। जैसे एक रोगी आया और आप दवा दे रहे हैं, उसको फ़ायदा नहीं हुआ, पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब कितना दिन दवा लेना पड़ेगा? आपने बोला 3 महीना, 3 महीना ले लिया, अब ऊपर होने लगेगा, डॉक्टर साहब कितना महीना दवा लेना पड़ेगा? बोले और 2 महीना, वो भी ले लिया, फिर भी नहीं ठीक हुआ। एक दिन आके कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत वेट कर लिया, अब मेरे से नहीं हो गया, अब बहुत हो गया, मैं छोड़ दिया। आखिर कब तक? मतलब उसकी लिमिट पार हो जाती है, और बढ़ते हुए एक्स्ट्रावेजेंस से अब वह डर जाता है कि ये अब कितना। उस दिन हम फियर एक्स्ट्रावेजेंस लेंगे, इनलार्ज तक नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी जी, ममता गिरे है। हेलो। जी हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम वेट लॉस के केस में भी मेडिसिन अच्छे से दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। अब कई बार कुछ चीज़ें की लिमिटेशंस है, होम्योपैथी के भी अपने लिमिटेशंस है, लेकिन रोगी को जो डिस्कम्फर्ट है, डॉक्टर साहब बहुत वज़न बढ़ गया है, ऐसा कोई दवा दीजिए कि वज़न कम हो। हम लाइट डिजायर लेते हैं, तो जब हम दवा से एग्जैक्ट दवा होती तो वज़न भी कम होगा, और कई बार जहाँ वज़न कम नहीं होगा तो जो उसका डिस्कम्फर्ट है, डॉक्टर साहब बॉडी मेरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, उसकी लाइट डिजायर वेट और कम करना है का अनुभव ख़त्म हो गया। बीमारी क्या है? जो रोगी के अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करे, डिजीज, तो डिजीज निकल जाएगी। हो सकता है कुछ फिजिकल सिम्टम्स पूरी तरह से वेट उसको ना उतर पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें जो रोज़ दिन में 10 बार ऑयली और कोई चीज़ें खा रहा है जो वज़न को बढ़ा रहा है, और बोले कि मुझे वज़न कम करना है, तो ऐसा अब इंडिस्पोजिशन भी तो कहा गया है ना, तो कोई चीज़ें आप खा रहे हैं और वज़न कम करने का कोई रास्ता नहीं, तो कैसे वज़न कम होगा? लेकिन जो उसकी फीलिंग है, बीमार जो बना रही है वज़न, वो डिस्कम्फर्ट हट जाएगा। तो निश्चित रूप से हर तरह के केस में हम तो दवा देंगे ही, और रोगी ठीक होगा ही। और एक बात पूछनी थी सर, अभी हम नए प्रैक्टिशनर है तो थोड़ा सा हमको डोजेस कैसे
कैलकुलेट करके देना है, 200 का कब देना, 30, ये 0/1 या 50 ये तो मिलीसीमन? हम रोज़ बताते ही हैं ना, रोज़ क्या, महीने में 1-2 सवाल आ ही जाते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे पोटेंसी देना है। आप इस महीने से जुड़े हैं क्या? हाँ हाँ सर, तो थोड़ा सा बेसिक हमको समझ में नहीं ठीक आ है, रहा, तो एक दिन आप तुरंत क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत पूछ लीजिएगा। अभी आज तो लेट हो गए हम, तो हाँ, तुरंत तो हम उसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सर। कल फिर मिलेंगे। और सुरेंद्र पांडे जी, आपसे तो मुलाकात करना ही है प्रयागराज में, फिर भी कुछ प्रश्न है तो फटाफट पूछिए। सुरेंद्र कुमार पांडे जी। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू, बताइए। सर ये कह रहे हैं कि हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी को पैरालिसिस हो गई थी, अभी मैं परसों गया था उनसे देखने। हाँ हाँ। तो जैसे जैसे ही मैंने पूछा क्या हुआ चाचा, तो वो तुरंत मुझे देख के रोने लगी, और बड़ी मतलब करुणाजनक स्थिति में रो रहे थे वो। तो राइट साइडेड पैरालिसिस है, बल्कि मैंने उस काम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया। वो समय फिजियोथेरेपी उनकी चल रही थी। तो मैंने लगा कि वीपिंग पैरालिसिस क्या यहाँ ले सकते हैं? हाँ, वीपिंग पैरालिसिस इन ले सकते हैं। वीपिंग पैरालिसिस ड्यूरिंग में एक ही दवा कॉस्टिकम है। अब लेकिन इसको हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यह पैरालिसिस राइट साइडेड भी है। अब वो जो अवस्था है, संपैथी, वीपिंग संपैथी फ्रॉम अदर्स भी होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि रोगी की फीलिंग रियली पैरालिसिस की है। वह रोगी कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और रोना शुरू करना चाहता है, कर नहीं पाता है, वो फीलिंग पैरालिसिस की है। तो ऐसी फीलिंग हो तो लेंगे, अन्यथा संपैथी से भी रोना आ जाता है लोगों को। जो कोई संपैथी दिखाता है तो भी रोना, तो रोगी ने क्यों रोया उसको आपको पूछना होगा, आपने क्या पाया उसमें। मैंने पूछा उन लोगों से, अटेंडेंट से, कि भाई क्या ये ऐसे ही करते? बोले हाँ, कोई आ जाता है इनसे बात करने लगता तो रोने लगते। तो ये हमको लगता है कि वीपिंग संपैथी फ्रॉम अदर्स वाला ज़्यादा है। अगर मेंटली भी वो फील कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेंगे वीपिंग इन पैरालिसिस। क्योंकि जिस दिन अटैक आया था उस दिन भी जब ये चल रहे थे, खड़े थे, और चलना इनका तो पूछिए, तो बात तो कीजिए, एक शब्द से थोड़े होगा। और आपने बात किया होगा ना? जी सर, बात किया। वो कुछ बोलते नहीं, बोल कम पाते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत करा के बोलते हैं। पैरालिसिस वो फेशियल पैरालिसिस भी है, हैंड की भी पैरालिसिस है। करा कर बोल रहे हैं, तो वीपिंग विद द पेन ले सकते हैं। राइट साइडेड पूरा पैरालाइज हो गया है, ऑन बेड है, फिजियोथेरेपी भी चल रही है। हाँ, तो वीपिंग विद द पेन ले सकते हैं, वीपिंग पैरालिसिस ले सकते हैं। टोटलिटी मिलाना है हमें, एक सेंटेंस पर तो दवा देनी नहीं है। पेशेंट को टोटल समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। सर क्या इसमें ये भी हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हो लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा मुझे फील हुआ कि वो पहचानते सबको हैं, जानते सब हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। हाँ, तो निश्चित रूप से ये वीपिंग पैरालिसिस लेंगे। बस इतना ही सर, आपसे थोड़ा सा पूछना था, थोड़ा मार्गदर्शन जरूरी था आपका इस केस में। ले सकते हैं, वो कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, और इस बात पर रोना आ रहा है, तो वीपिंग इन पैरालिसिस लेंगे। जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।